वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 11th केमिस्ट्री में परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो परमाणु संरचना में जो प्रारंभिक चीज़ें थी वो आपको पिछले वीडियोस में प्रोवाइड की जा चुकी हैं, जिसमें थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उसके बाद नील्स बोर का परमाणु मॉडल, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ये सभी चीज़ें आपको पिछले वीडियोस में बताई जा चुकी हैं। आज हम लोग आधुनिक परमाणु मॉडल के विषय में पढ़ेंगे। तो आधुनिक परमाणु मॉडल जो है वह इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति पर आधारित है, यानी डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम समझे उससे पहले हमको प्रकाश के बारे में देख लेते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो इसकी प्रकृति क्या है? वास्तव में प्रकाश की प्रकृति भी क्या होती है? द्वैती प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने कई सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए और उस सिद्धांतों के आधार पर प्रकाश की प्रकृति क्या होती है इसको निर्धारित किया गया। जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत आता है प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए, वह सिद्धांत आता है कणिका सिद्धांत। प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए यह सबसे पहला सिद्धांत किसका दिया गया? कणिका सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया गया था न्यूटन के द्वारा। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो होता है वह भारहीन और सूक्ष्म कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। प्रकाश स्रोत किससे बना होता है? भारहीन एवं सूक्ष्म कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। और यही जो सूक्ष्म कणिकाएं होती हैं वो प्रकाश के वेग से स्रोत से उत्सर्जित होती रहती हैं, जिससे प्रकाश चारों तरफ फैलता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत दिया गया तरंग सिद्धांत। प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए दूसरा सिद्धांत दिया गया तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत दिया गया था हाइजन के द्वारा। हाइजन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का वर्णन किया। इन्होंने कहा कि प्रकाश जो होता है वह कण के रूप में नहीं बल्कि तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। प्रकाश कैसे प्रसारित होता है? तरंगों के रूप में प्रसारित किया जाता है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसमें जो प्रकाश की आवृत्ति होती है और उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो निश्चित होती है। ठीक है। लेकिन अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में भिन्नता भी पाई जाती है। ठीक है। तो इस आधार को उन्होंने निर्धारित किया था। ठीक है। इसके बाद इसी के आधार पर उन्होंने प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या की। तीसरा सिद्धांत जो दिया गया प्रकाश की प्रकृति के बारे में वह दिया गया क्वांटम सिद्धांत। ठीक है। क्वांटम सिद्धांत पिछले वीडियो में हमने बताया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने। किसने किया था? मैक्स प्लांक ने किया था। और क्वांटम सिद्धांत कहता है कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होता है। इन ऊर्जा पैकेटों को फोटॉन कहा जाता है और इनकी ऊर्जा जो होती है उसकी गणना हम E बराबर hv इस समीकरण के द्वारा कर सकते हैं, जहां पर E क्या है? ऊर्जा है, h प्लांक नियतांक है। इसका मान क्या होता है प्लांक नियतांक का? ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। और V जो है यह प्रकाश तरंग की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, यानी फोटॉन की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो ये तीन सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इन तीनों सिद्धांतों को मिला करके
वैज्ञानिक आइंस्टीन इन्होंने कहा कि प्रकाश जो होता है वह न तो पूर्ण रूपेण से कण है और ना ही पूर्ण रूपेण से तरंग है, बल्कि प्रकाश में ये दोनों गुण होते हैं। प्रकाश में कण का भी गुण होता है और प्रकाश में तरंग का भी गुण होता है। उन्होंने प्रकाश के कुछ गुणों को बताया जो प्रकाश की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं और कुछ गुणों को बताया जो प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो इन गुणों को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि कणीय गुण प्रकाश के, तो कणीय गुण में मुख्य रूप से आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कृष्णिका विकिरण। यहाँ नीचे लिख देते हैं कृष्णिका विकिरण। ये प्रकाश के दो गुण हैं जो प्रकाश के कणीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। अगर हम प्रकाश के तरंगीय गुण को देखें तो प्रकाश के तरंगीय गुण में आता है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण। ये ऐसे गुण हैं जो प्रकाश के तरंगीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी किसी तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाना। विवर्तन यानी प्रकाश किरणों का किसी पदार्थ में जब जाती हैं भीतर तो वो फैल जाती हैं। अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका मार्ग विचलित हो जाता है। ठीक है, ये सभी गुण जो हैं ये प्रकाश के तरंगीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कृष्णिका विकिरण ये कणीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार से आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश जो होता है वह द्वैती प्रकृति का होता है, यानी प्रकाश में दोनों गुण होते हैं। ठीक इसी तरीके से जो पदार्थ होते हैं वो भी द्वैती प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। कणों में मुख्य रूप से परमाणु होता है। परमाणु स्वयं 3 कणों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो सूक्ष्म कण होते हैं वो प्रकाश की भांति द्वैती प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं पदार्थ की द्वैती प्रकृति के बारे में। तो देखते हैं पदार्थ की द्वैती प्रकृति। एक वैज्ञानिक थे लुईस डी ब्रोगली। वैज्ञानिक कौन थे? लुईस डी ब्रोगली। उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि जिस प्रकार से पदार्थ द्वैती प्रकृति प्रदर्शित करता है, यानी कणीय और तरंगीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे जो सूक्ष्म कण होते हैं जिनसे पदार्थ बना होता है, ये सूक्ष्म कण भी प्रकाश की ही भांति द्वैती प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लुईस डी ब्रोगली ने सबसे पहले बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश तरंग और कणीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है, ठीक वैसे ही जो सूक्ष्म कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के जैसे पदार्थ के, वो भी तरंगीय और कणीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक सूत्र भी दिया जिसे डी ब्रोगली समीकरण के नाम से जाना जाता है। इस डी ब्रोगली समीकरण को प्रदर्शित करते हैं लैम्डा बराबर h/mv के द्वारा। ठीक है, जहाँ लैम्डा जो है यह तरंग दैर्ध्य है, जिसको डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य या द्रव्य तरंग दैर्ध्य कहते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। h जो है वो प्लांक नियतांक है। m जो है यह कण का भार है और v जो है
ये कण का वेग है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि कोई यम द्रव्यमान का कण अगर v वेग से गतिमान है तो उस कण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/mv के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, यम द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान है तो उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा का निर्धारण हम h/mv के द्वारा कर सकते हैं। इसी समीकरण को डी ब्रॉगली समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब इस तरंग दैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य या पदार्थ की तरंग दैर्ध्य भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं डी ब्रॉगली ने किस प्रकार से इस समीकरण की उत्पत्ति किया। डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति दो समीकरणों को मिलाकर के की गई। एक समीकरण जो है वह आइंस्टीन का समीकरण है। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण दिया था, E बराबर mc²। एक समीकरण ये हो गया, और उसके बाद दूसरा समीकरण जो है वह प्लांक समीकरण है। प्लांक समीकरण प्लांक ने दिया था फोटॉन की ऊर्जा के लिए समीकरण E बराबर hv। ठीक है, ये दो समीकरण है। यहाँ पर E ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है, तो अगर हम एक फोटॉन के लिए लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक फोटॉन के लिए ऊर्जा का मान बराबर होगा, और अगर बराबर होगा तो mc² बराबर hv होगा। ठीक है, mc² बराबर क्या हो जाएगा, hv हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि v क्या है, यह वेग है। ठीक है, और v बराबर क्या होता है, c/λ होता है। ठीक है, सॉरी वेग कह रहे हैं, v क्या है, आवृत्ति है। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, प्रकाश का वेग बटे तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि mc² बराबर hc/λ, या लैम्डा को अगर इधर ले लें तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, hc/mc², या ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/mc। c बराबर क्या है, प्रकाश का वेग। द्रव्य के लिए यह v होगा, तब उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/mv। mv बराबर क्या होता है, संवेग होता है, जिसे p से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा बराबर h/p हो जाएगा। ठीक है, यही समीकरण क्या है, ये डी ब्रॉगली समीकरण है, जहाँ लैम्डा क्या है, ये डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है, पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, h प्लांक नियतांक, p संवेग यानी mv। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। डी ब्रॉगली ने अपने समीकरण की व्युत्पत्ति आइंस्टीन और प्लांक के समीकरण को मिला करके किया। आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc² और प्लांक समीकरण E बराबर hv। अगर एक फोटॉन के लिए हम ले लें तो दोनों की ऊर्जाएं आपस में बराबर होंगी, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि mc² = hv। अब ये v जो है यह आवृत्ति है, तो आवृत्ति बराबर होता है वेग बटे तरंग दैर्ध्य। c क्या है, प्रकाश का वेग, और लैम्डा क्या है, यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। तो हम v के स्थान पर c/λ रख दिए। पक्षांतरित करेंगे तो लैम्डा बराबर hc/mc² आया, c कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा बराबर h/mc आ गया। ठीक है, अब
c क्या है, प्रकाश का वेग है, द्रव्य के लिए इसको हम v से प्रदर्शित करेंगे, तो उस स्थिति में लैम्डा बराबर h/mv हो जाएगा। mv किसको प्रदर्शित करता है, संवेग को, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा बराबर h/p। ठीक है, इस समीकरण में लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, h क्या है, प्लांक नियतांक है, और p क्या है, यह संवेग है, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ठीक है, तो इस आधार पर आइए हम देखते हैं कि एक कण, सूक्ष्म कण और एक गेंद की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। डी ब्रोगली समीकरण की सार्थकता। वैसे तो डी ब्रोगली समीकरण सूक्ष्म कणों और भारी कणों दोनों पर लागू होता है। जो छोटे कण हैं, सूक्ष्म कण हैं, उन पर भी लागू होता है, और जो भारी कण हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। लेकिन इसकी सार्थकता या महत्व जो है वो केवल सूक्ष्म कणों तक ही सीमित है। भारी कणों पर इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। कैसे, चलिए देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। मान लेते हैं कि एक किलोग्राम की गेंद 6.62 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तो इस गेंद की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ये बराबर क्या होगी, h/mv के। ठीक है, अब हम जानते हैं कि h ये प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.62 इंटू 10⁻24 होता है। ठीक है, ये प्लांक नियतांक का मान है। तो अब यहाँ पर दिया है m बराबर 1 kg और v बराबर 6.62 मीटर पर सेकंड। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 6.62 इंटू 10⁻24 बाई m1 इंटू v 6.62। ये कैंसिल हो गया, ये बराबर कितना आ गया, 10⁻24 मीटर। तो तरंग दैर्ध्य हमें गेंद की कितनी प्राप्त हुई, 10⁻24 मीटर। ये 1 किलोग्राम की एक गेंद जो 6.62 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, उसकी तरंग दैर्ध्य प्राप्त हुई। अब ध्यान दीजिए, ये मान इतना सूक्ष्म है कि इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसको मापना भी संभव नहीं है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि गेंद की जो तरंग दैर्ध्य है, गेंद की तरंग दैर्ध्य लगभग नगण्य है, अर्थात गेंद कणीय प्रकृति का है। गेंद की प्रकृति कैसी है, कणीय प्रकृति है। अब हम इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को ही अगर ले लें तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है 2.19 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, h का मान 6.62 इंटू 10⁻34। ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे तो h का मान 34 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर
H/mv, ये बराबर हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 अपान मास कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31। इसके बाद वेग कितना है 2.19 इंटू 10⁻7। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 बाई 9.1। अब ये -31 है, ये 7 है, तो ये हो जाएगा 10⁻24 इंटू 2.19। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें आता है, वो आता है 332 गुणे 10⁻−10 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 332 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य कितनी आ गई 332 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये तरंग दैर्ध्य मापनीय है, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डी ब्रोगली समीकरण जो है वह इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के लिए उपयोगी है, लेकिन भारी गेंद जैसे कणों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से डी ब्रोगली समीकरण की सार्थकता सिद्ध होती है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में। इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति। ठीक है, अब जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रकाश द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है, पदार्थ जो है वो भी द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन चूंकि भारी जो कण होते हैं उनकी तरंग दैर्ध्य मापनीय नहीं होती है, इस कारण से उन कणों को कण ही माना जाता है, तरंग नहीं माना जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे जो सूक्ष्म कण होते हैं उनकी अपनी एक तरंग दैर्ध्य होती है और वह तरंग दैर्ध्य मापनीय होती है। अभी हमने आपको गणना करके बताया कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली समीकरण के द्वारा ज्ञात करने पर 332 एंगस्ट्रॉम आती है, जो कि आसानी से मापी जा सकती है। ठीक है, तो इस आधार पर यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह भी द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है, यानी वह भी डुअल नेचर को प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉन के कुछ गुण ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के कुछ गुण ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। और यह सिद्ध किया जा चुका है एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉन के कौन से गुण हैं जो कणीय गुण हैं और कौन से तरंगीय गुण हैं, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन के कणीय गुण देख लेते हैं। ठीक है, अब कणीय गुण में कण का गुण क्या होता है, निश्चित द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, वह निश्चित होता है, और कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये निश्चित है। निश्चित आवेश सॉरी, इलेक्ट्रॉन का अपना एक निश्चित आवेश होता है, वो आवेश क्या है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निश्चित संवेग होता है। ठीक है, तो ये गुण जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के कणीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा सिंटिलेशन, यह कण का एक गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सिंटिलेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी पर्दे से टकराता है तो केवल एक स्थान पर चमक उत्पन्न करता है। अगर यह तरंग होता तो वह चमक पूरे पर्दे पर फैलती, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक ही जगह टिमटिमाता रहता है। तो इस कारण से ये गुण किसके हैं, कणीय गुण हैं। अब इलेक्ट्रॉन के हम तरंगीय गुण को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहला तरंगीय गुण में है कि इलेक्ट्रॉन का एक समान विवर्तन। ठीक है, जैसे प्रकाश का विवर्तन होता है, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी विवर्तन होता है।
इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, ये तरंग दैर्ध्य कितनी आती है 332 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये गुण किसको प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, वह द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, आइए देखते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हमने बता दिया कि सूक्ष्म कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण, वो तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति दोनों को प्रदर्शित करते हैं। तो इसी के ऊपर हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग दोनों का एक साथ परम यथार्थ निर्धारण असंभव है। यानी अगर कोई सूक्ष्म कण गति कर रहा है तो उसकी स्थिति और उसके संवेग दोनों का एक साथ शुद्ध रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस पर उन्होंने कहा कि अगर स्थिति में निहित, यदि स्थिति में निहित अनिश्चितता डेल्टा x हो और संवेग में निहित अनिश्चितता डेल्टा p हो, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p ये मोर देन और इक्वल टू h/4 पाई। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि अगर स्थिति में निहित अनिश्चितता डेल्टा x और संवेग में निहित अनिश्चितता डेल्टा p हो, तो इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल h/4 पाई के या तो बराबर होगा या तो उससे अधिक होगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि P बराबर डेल्टा P बराबर क्या होगा, m डेल्टा v, क्योंकि कण का द्रव्यमान तो निश्चित रहता है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज मोर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, तो ये हो गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, एक सवाल देख लेते हैं इस पर। ठीक है, अगर m को हम इधर ले लें तो हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 पाई m के। ठीक है, इस पर एक दो हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए यदि यह 1×10⁻⁻12 मीटर के रेखीय क्षेत्र में विचरित होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या बताया, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 पाई, यही हमने बताया। डेल्टा x बराबर क्या हो गया, 1×10⁻12 मीटर। h प्लांक नियतांक है 6.62 इंटू 10⁻34 और पाई का मान होता है 3.14। तो हम अगर मान रख दें इसमें तो डेल्टा x डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा, h/4 पाई इंटू डेल्टा x, तो ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 अपान
4 इंटू 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 5.27 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी कितनी आ गई? ये 5.27 इंटू 10⁻⁻23 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से और सवाल आपके बुक में दिए गए हैं, उनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जहाँ कहीं समस्या होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, आगे आपको प्रोवाइड किया जाएगा।